नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएनए अणुओं का द्विगुणन या प्रतिकृतियन, ठीक है, डीएनए अणुओं का द्विगुणन जो है क्या है इसको जानेंगे, या फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स या डीएनए द्विगुणन क्या है इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो देखते हैं कि जो डीएनए द्विगुणन है वो क्या है। तो देखें, यहाँ दिखाई दे रहा है इसकी ये परिभाषा है। क्या है परिभाषा? यहाँ लिखा है डीएनए के द्वारा अपने समान नए डीएनए निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए द्विगुणन कहते हैं। तो या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, पुराने डीएनए के द्वारा अपने समान नए डीएनए अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए द्विगुणन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी क्या हो जाती है? परिभाषा हो जाती है। देखते हैं अब आगे। देखो, ये जैसा कि इस चित्र से भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र है इसको समझेंगे कि ये पैतृक मतलब पुराना डीएनए है। तो ये पुराने डीएनए से क्या है? रेप्लिकेशन द्विगुणन हुआ है और इस प्रकार से क्या है? एक से दो मतलब उसी के समान नए डीएनए का निर्माण हो गया। तो देखें, ये ब्लैक पेन से दर्शाया गया है। तो इसमें जो ये स्टैंड क्या है? ब्लैक से है, रेड वो जो हैं वो पुराने हैं, मतलब काले हैं जो पुराने स्टैंड है। तो देखो, एक जो रेप्लिकेशन होता अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता, तो इसमें मतलब एक स्टैंड पैतृक रहता मतलब पुराना रहता और एक नया बन जाता है। तो जो ये काले पेन से है या फिर ब्लैक पेन से है, ये क्या है? ये ओल्ड मतलब इस वाले का है और इसी के अनुसार ये एक नया डीएनए का क्या हो गया? नए डीएनए श्रृंखला का क्या हो गया? निर्माण हो जाता है। तो मतलब पुरानी श्रृंखला पर एक नई, उसी के अनुसार एक नई श्रृंखला क्या हो जाती है? निर्मित हो जाती है। इसी प्रकार से ये 5 वाला हो गया, तो अब 3 वाला देखो, तो 3 वाला इसमें आ गया और इसमें यहाँ 5 एक जो ये है इस प्रकार से एक नई श्रृंखला ये इसमें बन गई। तो एक स्टैंड क्या रहता है? एक पुराना रहता है। तो यहाँ देखो, ये स्टैंड पुराना है और इस किसका संश्लेषण? ये नई श्रृंखला का संश्लेषण हो गया। तो इसमें भी देखो, ये स्टैंड पुराना है और इसका क्या हो गया? नई श्रृंखला मतलब निर्माण हो गए। तो इस प्रकार से पुराना ये नया, तो इस प्रकार से इसमें सेमी कंजर्वेटिव विधि का प्रयोग होता है। तो डीएनए द्विगुणन इस प्रकार से इसकी परिभाषा। और इसको अब चलो देखते हैं कि डीएनए द्विगुणन है इसकी खोज किसने की थी। तो देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है कि डीएनए द्विगुणन की खोज सन 1958 मैथ्यू मैसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाहल, तो कौन से वैज्ञानिक हैं? 2 वैज्ञानिक हैं। सन कौन सा है? 1958 में, और मैथ्यू मैसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाहल नामक वैज्ञानिकों ने एस्केराइकिया कोलाई मतलब इसको हम शॉर्ट में क्या कह देते? ई कोलाई जीवाणु में की। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला कि जो रेप्लिकेशन है या द्विगुणन है, द्विगुणन की खोज 1958 मैथ्यू मैसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाहल नामक वैज्ञानिकों ने ई कोलाई बैक्टीरिया पे या एक बैक्टीरिया में की थी। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ देखें, ये दिखाई दे रहा है कि डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया में अर्ध संरक्षी विधि का जो विधि द्वारा होता है, अर्ध संरक्षी विधि का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने देखे आगे इस चित्र में बताया था कि क्या है, इसमें अर्ध संरक्षी हुआ। अर्ध संरक्षी का मतलब देखो, आधा पहले से संरक्षित था और आधा क्या हो गया? नया। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको क्या कहा गया? अर्ध संरक्षी विधि का उपयोग होता है। चलें तो हम आगे देखते हैं। अब देखो, अब इसका स्थान क्या है? कहाँ पर होती है ये क्रिया और कब होती है? तो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, देखें, यह है डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया। क्या है? डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया कोशिका चक्र के इंटरफेज, तो किसमें? कोशिका चक्र के इंटरफेज की एस फेज में केंद्रक में होती है। तो केंद्रक में होती है और कोशिका चक्र के केंद्रक में ये क्रिया होती है। और किसमें? तो जो कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र की इंटरफेज अवस्था है उसकी एस फेज में होता है, मतलब एस सिंथेसिस फेज, जिसमें क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। तो एक क्रिया हो जाती है। अब चलो आगे देखते हैं। तो इसमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर है कि डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। तो जो डीएनए का द्विगुणन होता है वो कितने पदों में होता है? तो यहाँ देखेंगे पहला पद क्या है। तो पहला पद यहाँ दिखाई दे रहा है
डीएनए अणुओं के पराकुंडलन, डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का आकुंडलन, मतलब जो डीएनए अणु होते हैं वो जो कुंडलित रहते पराकुंडलित, तो उनका क्या होता है, आकुंडलन होता है। दूसरा पॉइंट है जो क्या है, दूसरा यहाँ है द्विकुंडली का आकुंडलन तथा द्विर्वाण होता है। तो मतलब जो पहले पराकुंडल खुलेंगे, पराकुंडल खुल जाने के बाद दो द्विकुंडली होगी, उसका भी आकुंडलन होगा। अब जो तीसरा यहाँ पॉइंट है वो क्या है, आरएनए प्राइमर या प्रवेशांक का निर्माण। तो आरएनए प्रवेशांक क्या होते हैं, इसमें बनते हैं तीसरे पॉइंट में। फिर जब प्राइमर्स बन जाते हैं तो प्राइमर्स के 3 सिरे से कौन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़कर के नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो अगला पद जो चौथा है इसमें क्या होता है, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण हो जाता है। जब संश्लेषण हो जाता है तो जो प्राइमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हटते हैं। तो प्राइमर्स का क्या हो जाता है, हट जाते हैं। और जब प्राइमर्स हट जाते हैं तो जो डीएनए श्रृंखलाएं थी वो फिर से कैसे हो जाती हैं, पुनर्कुंडलित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसमें देखो ये सब पॉइंट हमें क्या है, दिखाई दे रहे हैं। तो पहला क्या है, डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का आकुंडलन। दूसरा क्या है, द्विकुंडली का आकुंडलन तथा द्विर्वाण। और जो तीसरा है, आरएनए प्राइमर या प्रवेशांक का निर्माण होता है, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का संश्लेषण होता है, आरएनए प्रवेशांक का हटना होता है, फिर से पुनर्कुंडलित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाती है। अब आगे चलते हैं, इनके क्रम बाई क्रम एक पहली है देखेंगे कि इसमें हमें लिखना क्या है। तो चलो तो देखें, पहला जो पद था उस पद को समझते हैं। यहाँ पर क्या है, डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का आकुंडलन। तो जो डीएनए होता है वो कैसा रहता है, पराकुंडलित रहता है। अब तो पराकुंडलन आकुंडलन कैसे होता है, तो देखें डीएनए द्विकुंडलन के इस पद में, मतलब जो द्विगुणन है डीएनए द्विगुणन के इस पद में डीएनए अणुओं के पराकुंडलों का आकुंडलन हो के लिए क्या, टोपो आइसोमरेज एंजाइम धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे डीएनए अणुओं के स्थानीय खंडों में इसका पराकुंडलन को क्या करता है, समाप्त करता रहता है और द्विकुंडली को खोलता है, मतलब या फिर पराकुंडलों को आकुंडलित करता है। तो इसमें ये हो जाता है। चलो तो देख लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये पराकुंडलित है और ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम है। टोपो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ बढ़ता जाएगा और इनके जो पराकुंडलन ये है, ये पराकुंडलों को क्या करता जाएगा, खोल करके द्विकुंडली प्राप्त करता जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ बढ़ेगा कौन, टोपो आइसोमरेज, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा और इस प्रकार से द्विकुंडली मतलब प्राप्त होती जाएगी। तो पराकुंडलन समाप्त हो जाएंगे और ये जो पराकुंडलन है ये कैसे होते जाएंगे, आकुंडलित हो जाएंगे। तो पहले पॉइंट में यही बताया गया है कि टोपो आइसोमरेज एंजाइम है जो क्या करता है, इन कुंडलों को खोल देता है। अब देखें, डीएनए अणुओं के पराकुंडलों के आकुंडलन के पश्चात दूसरी जो हेडिंग है इसको देख लेते हैं। तो देखें यहाँ ये दिख रहा है क्या है, द्विकुंडली के जो द्विकुंडली है, द्विकुंडली का आकुंडलन तथा द्विर्वाण। तो द्विकुंडली का द्विर्वाण या आकुंडलन कैसे होता है, तो पहले पढ़ते हैं फिर चित्र की सहायता से देखेंगे। तो पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, पराकुंडलों की समाप्त हो जाने के बाद, मतलब द्विगुणन के इस पद में पराकुंडलों के समाप्त हो जाने के बाद द्विगुणन मूल से कहाँ एक, मतलब जो डीएनए है खुला है, वो द्विसूत्र बना है, वो खुलने के बाद क्या होता है, द्विगुणन मूल, उसी को ओराइसी कहते हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में तो द्विगुणन मूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक ही होता है। और द्विगुणन मूल कहाँ पर होता है, तो जहाँ देखो ये लिखा है कोष्टक में, जहाँ समाचार जोड़ियों के क्या ए और टी की बहुतायत होती है, मतलब अधिक जहाँ होंगे वहीं से ये क्या कर देगा, तोड़ देगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए और टी डबल बॉन्ड होता है तो तोड़ने में आसानी हो जाती है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। सीधी की समाप्त होने के बाद क्या होता है, जो द्विगुणन मूल है तो उस द्विगुणन मूल से कुछ विशेष प्रकार की मूल बंधनी प्रोटीन, मतलब मूल बंधनी प्रोटीन आकर के क्या हो जाती हैं और एंजाइम कुछ जुड़ जाती हैं और जुड़ करके एटीपी की ऊर्जा की सहायता से हाइड्रोजन बंधों को तोड़ करके द्विकुंडली के दोनों सूत्रों को क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। इससे क्या है, डीएनए अणुओं का विकृतीकरण, मतलब इसे विकृतीकरण या क्या कहते हैं, द्विर्वाण भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है जिससे मतलब विकृति हो जाती है, दोनों सूत्र क्या हो जाते हैं, पर जिससे क्या होता है, मूल के दोनों ओर, मतलब जो द्विगुणन मूल है उसके दोनों ओर दाएं तथा बाएं वाई नुमा द्विशाख कहें
या फिर फॉर्क बन जाता है। मतलब जब ये दोनों सूत्र अलग हो जाएंगे तो वायुनुमा एक क्या हो जाए, फॉर्क बन जाता है। अब देखें तो यहाँ अगला है, प्रत्येक द्विशाख पर एक सूत्र से, मतलब जो द्विशाख होगी उसके एक सूत्र से क्या होगा, डीएनए हेलिकेज नामक एंजाइम क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब जो द्विकुन्निन की हाइड्रोजन बंधों को क्या करेगा, समाप्त करता है, तोड़ देता है दोनों सूत्रों को। अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे तोड़ता जाएगा, पृथक, और दोनों सूत्र पृथक होते जाएंगे और इसका संश्लेषण होगा आगे। तो दोनों सूत्रों में फिर ऐसे प्रोटीन, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ जाती है, जिससे दोनों सूत्र पुनः नहीं जुड़ पाते हैं। तो इसको हमने देखा जो क्या है, पहले जो पराकुन्नों का समाप्त होना है, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब इसको हम चित्र की सहायता से देख लेते हैं। तो क्या है, चलो समझते हैं। देखें तो इन दोनों चित्रों की सहायता से हम द्विकुन्नी का आकुंडन तथा द्रवण को समझते हैं। देखिए हमने थ्योरी अभी वहाँ पढ़ के देखी, थ्योरी के बाद हम चित्र के माध्यम से अब समझेंगे। तो देखो आपको बताया था कि जो टोपोआइसोमरेज होते वो पराकुलनों को समाप्त करता है पहले चरण में। अब दूसरे चरण में क्या था, ये द्विकुन्नी हमें प्राप्त हो गई थी। अब द्विकुन्नी भी खुलना है, तो अब द्विकुन्नी खुलना है तो इसमें क्या होता है, द्विगुणन मूल होता है। अब द्विगुणन मूल क्या है, इसको जो हम कहें, देखो द्विगुणन मूल, तो द्विगुणन मूल या ओराइसी कहें तो इसमें क्या, ओरिजिन स्थल भी कहते हैं इसको। तो क्या होगा, यहाँ देखो ए टी ये मतलब इनकी संख्या देखें, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ आकर के इसमें क्या है जी, ये जो प्रोटीन और एंजाइम जुड़े हैं इनको क्या कहते हैं, इस स्थान को आपको पता ही है द्विगुणन मूल कहते हैं। अब इस द्विगुणन मूल से क्या है, मूल बंधनी प्रोटीन आकर के जुड़ गई, और जब मूल बंधनी प्रोटीन आकर के जुड़ गई तो यहाँ क्या होता है, एटीपी की ऊर्जा की सहायता से ये क्या करते हैं, इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन, मतलब तोड़ देते हैं। तो ये दो जो मूल बंधनी प्रोटीन वो कुछ एंजाइम परस्पर जुड़ करके इनको क्या कर देते हैं, जो इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध होंगे वो टूट जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ निचले दिख रहा है, देखो यहाँ टूट गए। जब टूट गए तो यहाँ बीच से दो भाग बन गए। मतलब अब हमने कहा था कि जब एक टूट जाते हैं तो एक फॉर्क, द्विशाख बन जाता है। देखो वायुनुमा, तो यहाँ देखें तो ये वायुनुमा और इस साइड देखें तो ये वायुनुमा, द्विशाख बना। द्विशाख मतलब दोनों ओर की। तो देखो यहाँ दोनों ओर जो एक चित्र बन गया है, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एक वायुनुमा एक संरचना, एक यहाँ दाएं और बाएं हमने भी कहा था, तो एक दाएं बन गया, एक बाएं, एक फॉर्क बन जाती हैं या फिर द्विशाख बन जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब जब बन जाती है तो ये देखो हाइड्रोजन बनने के बाद टूट गए, और टूट गए तो एक श्रृंखला ये यहाँ अलग हो गई और एक यहाँ, तो यहाँ क्या बन गया, इस प्रकार से द्विगुणन मूल बन गए। द्विगुणन मूल में क्या बन गया, एक द्विशाख बन गया। मतलब दोनों श्रृंखलाएँ, एक ये और ये श्रृंखला क्या होगी, पृथक। जब पृथक हुई तो इसमें एक क्या बन गया, एक द्विशाख, मतलब एक फॉर्क नुमा संरचना बन गई, दूर दूर पृथक होंगे। अब जब ये पृथक हो गई तो ये क्रिया, क्योंकि द्विगुणन दोनों दिशाओं में चलती है तो दोनों दिशाओं में अब ये क्रिया होगी। तो यहाँ बीच से अगर बांटे इसको तो क्या हो जाएगा, देखो अब क्या कहा था, आगे हमने बताया था कि इसकी किसी एक शाखा से आकर के क्या, हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज क्या है, डीएनए हेलिकेज नामक एंजाइम आकर के जुड़ता है, और यहाँ जुड़ा तो ये हाइड्रोजन बंध, ये आगे बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन बंधों को तोड़ता जाएगा। समझ गए। तो क्या कहा था, जब क्या मूल बंधनी प्रोटीनें कहाँ पर, ओरिजिन मूल पर जुड़ती हैं। जब मूल बंधनी क्या है, ये जो मूल बंधनी प्रोटीन ओरिजिन पर मूल पर जुड़ती हैं तो ये एटीपी की सहायता से इसको क्या करती है, तोड़ देती हैं। तो यहाँ दोनों सूत्र क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और एक द्विशाख बन जाता है या वाई शेप संरचना बन जाती है दाएं बाएं। तो इस प्रकार से दोनों बन गई, और बनने के बाद क्या होते हैं, दोनों सूत्र पृथक हो गए। तो अब जब पृथक हो गए तो यहाँ किसी एक सूत्र से आकर के क्या होते हैं, एक सूत्र से आकर के जो डीएनए हेलिकेज है ये बन जाता है। यहाँ भी एक शाखा से जुड़ेगा क्योंकि ये क्रिया दोनों ओर चलती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हाइड्रोजन बंधनों को आगे क्या करेगा, ये तोड़ता जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगा और ये क्रिया चालू होगी। अब हेलिकेज जुड़ गया। अब हेलिकेज से ही एक और ये जुड़ा साइड में जो, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमर्स का निर्माण करता है। तो प्राइमेज एंजाइम किसका निर्माण करता है, प्राइमर्स का। तो अब इसका कार्य क्या है, आगे देखेंगे कि प्राइमर्स का निर्माण अगली में है तो इसका प्राइमर निर्मित होते। तो इस प्रकार से इसमें समझ में आ गया होगा। जो दूसरी हेडिंग है, द्विकुन्नी का आकुंडन तथा द्रवण। तो द्विकुन्नी का आकुंडन और द्रवण कैसे होता है, तो आपको पता चला मूल
द्विगुणन मूल पर मूल बंधनी प्रोटीन और एंजाइम जुड़ आकर के जुड़ते हैं। जुड़ने से उसमें एटीपी की ऊर्जा की सहायता से उनके मध्य हाइड्रोजन बंध तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद दोनों सूत्र आपस में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। पृथक होने के बाद हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, एक सूत्र से जुड़ जाता है और जुड़ने के पश्चात उसके साथ ही क्या हो जाता है, प्राइमेज भी जुड़ जाता है। चलो अब हम देखते हैं अगली जो तीसरी हेडिंग होगी वो क्या होगी, उसको तो देखें जो तीसरी हेडिंग है इसमें क्या है, आरएनए प्राइमर्स का निर्माण। तो आरएनए प्राइमर्स का निर्माण कैसे होता है, पहले हम इसको थ्योरी से पढ़ते हैं फिर चित्र से देख लेंगे। तो देखो लिखा है द्विगुणन के इस पद में क्या होगा, द्विकुन्नी के द्रवण होने के पश्चात, मतलब जो द्विकुन्नी थी, डीएनए द्विकुन्नित रहता है तो द्विकुन्नी के बंध हाइड्रोजन बंद होते हैं, इसलिए तो हाइड्रोजन बंध टूट जाने के बाद दोनों सूत्र क्या हो गए थे, पृथक हो गए थे, तो एक द्विशाख बन गई थी। तो वही लिखा है कि द्विकुन्नी के द्रवण होने के पश्चात प्रत्येक द्विशाख पर डीएनए हेलिकेज, बताया था कि डीएनए हेलिकेज से एक प्राइमेज एंजाइम जुड़ जाता है जो प्रवेशांक या प्राइमर्स का निर्माण करता है। तो अब देखते हैं हम देखो तो यहाँ जब ये दोनों सूत्र क्या हो गए, पृथक हो गए द्विकुन्नी के, तो इसमें एक सूत्र जो एक हेलिकेज जुड़ा था, हेलिकेज से ही क्या जुड़ गया, प्राइमेज जुड़ गया और प्राइमेज जुड़ने के पश्चात ये क्या करता है, प्राइमर्स, ये जो है छोटे छोटे खंड, ये क्या है, प्राइमर्स का निर्माण है। तो ये प्राइमर्स होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, प्राइमर्स का निर्माण हो जाता। अब हम चलते हैं अगले पद पर। देखिए डीएनए द्विगुणन के इस पद में क्या होता है, तो डीएनए द्विगुणन के इस पद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्रवेशांक के 3 सिरे से जुड़कर प्राइमर में 5 से 3 दिशा में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं को डीएनए टेम्पलेट के अनुसार एक एक करके जोड़ता है। इस प्रकार नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है। अगर हमें ज़्यादा ना आए तो हमें इतना भी याद रखना है, आगे का जो हमें अगर ये बात याद ना रहे तो इतनी बात हमें याद रहनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से शब्द आए उनको समझेंगे। तो इसमें आया डीएनए द्विगुणन के इस पद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्राइमर, मतलब प्रवेशांक के 3 सिरे से किससे जोड़ता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है वो प्राइमेज के कौन से सिरे पर जोड़ता है, 3 सिरे पर, और 3 सिरे पर जोड़ करके 5 से 3 दिशा में ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडों को क्या करता है, टेम्पलेट के अनुसार अभी बताते टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट के अनुसार एक एक करके क्या करता है, जोड़ता जाता है। इस प्रकार नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये टेम्पलेट ए और 3 से दिशा क्या होती हैं। देखें अब यहाँ ए क्या हुआ था, इस प्रकार से बढ़ गया था। तो अब बढ़ने के पश्चात इस चित्र में देखो एक साइड, देखो हमें जो एक साइड क्रिया होगी उसी दोनों साइड क्रिया होना, इसलिए हम एक साइड को हटा देते हैं। तो एक साइड देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, दोनों साइड में कन्फ्यूज होता है, इसलिए इसको हम क्या कर दें, बंद कर दें। तो यहाँ भर का दिखाई देगा, तो इसको ही देखते हैं। तो इस चित्र में अब समझते हैं। तो देखें जो पहले था इसको क्या कहते हैं, इसको टेम्पलेट कहते हैं। ये पुराने को क्या कहते हैं, टेम्पलेट। इसी प्रकार इसमें ये पुराना है स्टैंड, तो इसको भी क्या कहेंगे, टेम्पलेट कहते हैं। समझ गए। अब जो यहाँ ये प्राइमर जी क्या था, प्राइमेज एंजाइम थे, इसने प्राइमर निर्माण किया। तो प्राइमर का निर्माण किया, तो प्राइमर की ये देखो जो पुराना टेम्पलेट है उसका सिरा क्या है, यहाँ 3 और द्विशाख कहाँ है, ये क्या है, द्विशाख। देखिए यहाँ देखें तो ये क्या है, द्विशाख। तो द्विशाख की ओर क्या है, जिसका 5 सिरा होगा, तो इसका द्विशाख की ओर यहाँ 5 सिरा है, ये इसका, और ये इस साइड क्या है, 3 है। तो 5 सिरा है, तो इस प्राइमर क्योंकि विपरीत बनेंगे, ये ऐसी जो श्रृंखला इसमें नई बनेगी तो इसके सिरे क्या होते, विपरीत। तो इसका ये 3 था, तो इसका क्या होगा, 5। तो प्राइमर का ये क्या, ये 5 है, ये 3 है, तो यहाँ 3 है। अब ये 3 क्या है, प्राइमर का सिरा है, और यहाँ पर क्या है, जो टेम्पलेट का 3 से 5, तो द्विशाख टेम्पलेट का द्विशाख की ओर क्या है, 5। तो इस 5 पर जो होगा, तो प्राइमर की द्विशाख की ओर प्राइमर का क्या होगा, 3। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ा और सीधे इसको बढ़ाते हुए आगे तक ले गया। तो ये सीधे जा रहा है, देखो यहाँ की ओर। तो ये कैसे, तो बताया था अभी कि प्राइमर कहाँ की ओर निर्माण, प्राइमर से जो डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमर से किस सिरे पर जोड़ता, इस साइड नहीं जुड़ेगा। इस साइड क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये जुड़ ही नहीं सकता। कौन नहीं जुड़ सकता, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर के, ये क्या है, प्राइमर। इसे क्या कहते हैं,
प्राइमर, और प्राइमर के 5 सिरे पर नहीं जुड़ेगा, इस साइड जुड़ता तो यहाँ की ओर निर्माण होता डीएनए का, लेकिन कहाँ की ओर, यहाँ की ओर जुड़ा है, क्योंकि 3 पर जुड़ सकता है। कौन जुड़ सकता है? तो डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ जुड़ा और ऐसे इसकी ओर इतनी जगह थी तो इतनी यहाँ खिसक आया, ये एंजाइम जो है यहाँ खिसक आया डीएनए पॉलीमरेज, तो इतनी श्रृंखला का निर्माण हो गया, नई श्रृंखला बन गई, और जो इस प्रकार से नई श्रृंखला बन गई। अब यहाँ देखें जो नीचे दिख रहा है, तो यहाँ इसमें देखो यहाँ 5 है, 5 सिरा है और 2 शाख की ओर 3 सिरा है। तो इस सिरे पर क्या होगा, अब जो प्राइमर से बन रहा है, तो देखो अगर यहाँ 5 होता तो ये दोनों, यहाँ देखो 5 है इस सिरे का, तो यहाँ भी 5 होता तो कैसे हो जाते, दोनों एक से, तो एक से होना नहीं, तो इसके में क्या हो जाता है, तो इसमें इस साइड 5 और इस साइड प्राइमर का क्या हो 3, तो इसमें जो पॉलीमरेज है वो यहाँ जुड़ करके यहाँ तक आया। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, यहाँ तक आया, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं होती, जितना खुल जाता है तो इसका उल्टी दिशा इस साइड बनना है, जो जैसे ये प्राइमर बनेगा तो यहाँ की ओर आएगा डीएनए का संश्लेषण, तो यहाँ तक हो जाएगा, फिर और खुलेगा तो और होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, इस प्रकार से इसमें खंडों में ये निर्मित होता है। तो इसमें एक ओकाजाकी खंड बन जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये 2 शाख पर खंडों में ये निर्मित होगी श्रृंखला। तो जो खंड ये होंगे, खंड जो डीएनए के बनेंगे, इनको ओकाजाकी खंड भी कहते हैं। तो इसको हमें ये समझना है कि जो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है थायड है, वो कहाँ की ओर जो 3 की ओर जुड़ता है। तो जिस 2 शाख की ओर 5 होता है, उसका 3 प्राइमर का क्या होता है, उस साइड 3 होता है 2 शाख की ओर, तो ये सीधी श्रृंखला बनती है। लेकिन जो 2 शाख, जिस श्रृंखला का या जिस सूत्र का 2 शाख की ओर क्या होता है 3 प्राइम होता है, उसमें प्राइमर का क्या होता है 5 होता है 2 शाख की ओर, इसलिए इसमें क्या होगा, उल्टा सिरा होने के कारण यहाँ 3 है प्राइमर का, इसलिए इसका संश्लेषण ऐसे होता है, यहाँ उल्टा विपरीत। तो ऐसे यहाँ होगा, जितना खुलता जाएगा तो होता जाता है। तो इसको यही देखना है। तो अब ये लगातार कंटिन्यू श्रृंखला बनती जा रही, इसलिए इसको क्या कहा, लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन रही है, इसलिए इसको क्या कहा, इसको कहा है लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, इसको हमने वो जो उस थ्योरी में है उसमें भी लिखा है, तो उसको भी हम समझ करके तो देखें, यहाँ बता दिया था डीएनए द्विगुणन के इस पद में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आरए प्राइमेज के 3 सिरे से जुड़कर के प्राइमर में 5 से 3 दिशा में ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं का डीएनए टेम्पलेट के अनुसार एक एक करके जोड़ता जाता है। इस प्रकार नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता जाता है। अगर पेपर में ये नीचे का ना आए तो इतना ही लिखना है, हमें इतना ध्यान रखना है बस। और अगर आ जाता है तो इसको देख लें, इसको समझने के लिए बताया गया है कि कैसे होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा है, यहाँ क्या है कि डीएनए अणुओं में 2 सूत्र प्रति समांतर मतलब विपरीत होते हैं, एक का 3 तो एक का 5 सिरा होता है। तो अर्थात एक की दिशा क्या है 3 से 5 तथा दूसरी की क्या है 3 से नहीं, इसकी दिशा क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम तथा दूसरी की क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम तथा दूसरे की क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। अब एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थायड, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को केवल किस दिशा में 5 से 3 की ओर दिशा में ही क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। अतः लिखा, अतः 2 शाखी की ओर, मतलब 2 शाखी की ओर जो पुराना डीएनए उसका 2 शाखी की ओर जिस पर क्या होगा 5 सिरा है, जो उस वाले डीएनए का क्या टेम्पलेट पर नई पॉली श्रृंखला, मतलब नई पॉली जो डीएनए श्रृंखला है वो क्या होगी सतत, मतलब निर्माण होती ही चली जाएगी, जैसा अभी चित्र में बताया था। ऐसे सूत्र को क्या कहते हैं, प्रधान सूत्र या फिर प्रधान श्रृंखला कहते हैं या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, अब इसके विपरीत 2 शाखी की ओर क्या होगा 3 सिरे वाले, जो 2 शाखी की ओर क्या होगा, इसके विपरीत 2 शाख की ओर, जो 2 शाख है की ओर 3 प्राइम वाले डीएनए टेम्पलेट पर नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण क्या लगातार ना हो करके कैसे छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। ऐसे सूत्र को क्या कहते हैं, अनुगामी सूत्र, अनुगामी श्रृंखला या फिर लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इनके छोटे छोटे जो खंड होते हैं उन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब जब इस प्रकार से बन जाएंगे तो अगली में जो प्रोसेस क्या होगी, अगला होगा कि प्राइमर्स का हटना। तो अब जैसे जो प्राइमर्स बने होंगे तो ये लिखा डीएनए द्विगुणन के इस पद में निर्मित नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देखो थर्ड था वो क्या करता था, चेन का निर्माण कर रहा था, लेकिन फर्स्ट क्या है, जो प्राइमर है तो उनको हटा करके तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की सहायता से आरएनए प्राइमर्स को क्या करते, हटाया जाता है। हटा करके इनके जो खाली स्थान बनेंगे उन खाली स्थान में अनुपूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को जोड़ा जाएगा और अंत में परस्पर सटे ओकाजाकी खंडों को लाइगेज एंजाइम आएगा और क्या कर देगा, जोड़ देगा। जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, डीएनए द्विगुणन के इस पद में क्या है, द्विगुणन के बाद फिर से जैसे कि तैसे वो क्या हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं। कुंडलित कौन करता है, टोपोआइसोमरेज। क्योंकि इसी ने ही खोला था तो यही क्या करेगा, पुनर्कुंडलित कर देगा। तो अब चित्र की सहायता से हम पूरा देख लेते हैं एक बार। देखें तो पहला था डीएनए अणुओं के पराकुंडलों का आकुंडलन। तो देखो आपको बताया था कि जो ये इस प्रकार से पराकुंडलित हैं उसमें क्या करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम आता है, जुड़ता है और जुड़ करके इनके सूत्रों को काट करके इनके पराकुंडलों को खोलता है और खोल करके इनको आकुंडलित कर देता है। बस इतनी सी थी पहले पॉइंट में। अब दूसरी हेडिंग क्या थी, दूसरी हेडिंग आपकी थी द्विकुंडलिनी का आकुंडलन तथा द्रवण। अब ये द्विकुंडली प्राप्त है ना, अभी द्विकुंडली तो है ही, बनी ही है। ये क्या था, पराकुंडलन थे वो समाप्त हो गए, लेकिन अभी द्विकुंडली है ना। तो अब द्विकुंडली जो है उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं पर एक ऐसा स्थल होगा जहाँ पर AT-AT की अधिकता होगी और जहाँ पर AT-AT की अधिकता होगी उस स्थल को क्या कहेंगे, द्विगुणन मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुणन मूल कहते हैं। अब द्विगुणन मूल से ही कुछ मूल बंधनीय प्रोटीन क्या होंगे, मूल बंधनीय प्रोटीन आकर के जुड़ेंगे और कुछ एंजाइम। तो क्या मूल बंधनीय प्रोटीन और एंजाइम आकर के क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ATP की सहायता से इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध होंगे तोड़ देंगे और तोड़ देंगे तो कैसी संरचना प्राप्त हो जाएगी, हमें ऐसी प्राप्त हो जाएगी। जब ऐसी प्राप्त होगी तो ये दोनों सूत्र क्या थे, द्विकुंडली के दोनों सूत्र पृथक हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो देखो यहाँ वाई शेप संरचना बन गई नहीं, तो इसको हम पूरे को फॉर्क कहते हैं। और यहाँ वाई शेप संरचना है तो एक द्विशाखी बन गई, एक द्विशाखी बन गई। क्यों, क्योंकि ये द्विगुणन मूल है तो इसके दोनों ओर क्रिया चलती हैं, तो मतलब रेप्लिकेशन क्रिया दोनों ओर चलेगी। तो इस प्रकार से दोनों सूत्र पृथक हो गए। अब जब पृथक दोनों सूत्र हो गए तो किसी एक से क्या करता है, जो हेलिकेज एंजाइम किसी एक सूत्र से जुड़ जाता है। अब हेलिकेज एंजाइम जुड़ गया और यहाँ भी हेलिकेज एंजाइम जुड़ जाएगा, ये अगला पद में होगा। और SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग भी जुड़ी रहती हैं, तो ये दोनों सूत्र को पृथक नहीं होने देती हैं। तो आकुंडलन हो गया, आकुंडलन के बाद क्या हो गया, द्रवण हो गया। द्रवण में क्या हुआ, तो आपको बताया कि मूल बंधनीय प्रोटीनें क्या थी, मूल द्विगुणन मूल पर जोड़ करके ATP की सहायता से तोड़ दी, दोनों सूत्र पृथक हो गए। दोनों सूत्र पृथक हो गए तो वाई शेप या फॉर्क नुमा संरचना होगी, या दाएं बाएं वाई नुमा संरचनाएं बन गई, या द्विगुणन मूल बन गए, ठीक है, या द्विशाख बन गए। तो इस प्रकार से दोनों सूत्र पृथक हो गए। जब पृथक हो गए तो किसी एक श्रृंखला से क्या, हेलिकेज एंजाइम भी आकर के क्या हो गए, जुड़ गए। अब जुड़ गए तो ये हेलिकेज एंजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंधों को तोड़ते जाएंगे, आगे ये क्रिया ऐसी ऐसी बढ़ती जाएगी दोनों ओर, और ये फिर से न लिपट जाए, इसलिए इसमें सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी जुड़ जाती है। जब ये जुड़ गए तो अब देखो अगला, यहाँ देखो अब क्या हो गया, देखो यहाँ जो चित्र है इसमें दोनों ओर क्रियाएँ चलती हैं, तो दोनों ओर समझेंगे तो कन्फ्यूज होगा, इसलिए हम एक ओर को क्या करते हैं, हटा करके एक साइड देखते हैं यहाँ की। तो देखो इस चित्र में एक ओर का दिखाया गया है, तो एक ओर का दिखाया गया तो यहाँ सब कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ क्या, ये क्या है, टोपोआइसोमरेज, और टोपोआइसोमरेज करे ये जो पराकुंडलन इनको खोलेगा, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन को कौन तोड़ेगा, तो ये एंजाइम, और ये इस एंजाइम को क्या कहते हैं, हेलिकेज या DNA हेलिकेज, ठीक है। तो ये DNA हेलिकेज ये हाइड्रोजन बंधों को तोड़ेगा। जब ये टूटते जाएंगे तो अब इसमें क्या होगा, ये प्राइमर क्या करेगा, प्राइमर का निर्माण करेगा। तो अगली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, जो हेलिकेज से प्राइमर एंजाइम भी जुड़ गया, प्राइमेज एंजाइम भी जुड़ गया, प्राइमर नहीं प्राइमेज एंजाइम जुड़ गया हेलिकेज से। अब जब ये जुड़ गया तो ये प्राइमर्स का निर्माण करेगा। जब ये प्राइमर्स का निर्माण करता है तो पहले प्राइमर यहाँ होगा, फिर खिसकते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये तोड़ता जाएगा जैसे जैसे आगे की ओर खिसकता जाएगा। तो ये करेगा, प्राइमर यहाँ बना दिया था और खिसका तो यहाँ। तो अब देखो एक या जब प्राइमर्स बन जाएगा तो इसको जो टेम्पलेट जो पुराने होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनको टेम्पलेट कहेंगे, इसको और इसको दोनों को टेम्पलेट कहेंगे। इन्हीं के अनुसार ये श्रृंखला बनेगी अनुपूरक। तो पहले क्या करता है, प्राइमर्स बनते हैं, और प्राइमर्स कौन बनाता है, प्राइमेज। तो प्राइमेज ने क्या बनाया, प्राइमर्स। और प्राइमर्स का देखो द्विशाखी को जिसका 5 सिरा होता है
उसमें क्या होता है, द्विशाखी और 5 शाखी, उसमें सतत श्रृंखला चलती है, बनती जाती। क्यों बनती जाती? क्योंकि इसका जो द्विशाखी की ओर प्राइमेज का द्विशाखी की ओर 3 होता है, तो इसमें जो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर के जुड़ता है और आगे सीधे बढ़ता जाता है और ये टूटता जाएगा, सीधा बढ़ जाए। लेकिन इसका जो द्विशाखी की ओर, जिस श्रृंखला का जो द्विशाखी की ओर 3 प्राइम होता है, इसमें क्या होता है, प्राइम वो डीएनए श्रृंखला का निर्माण खंडों में होता है। जैसे एक खंडी अब आगे खुलेगी तो एक खंड यहाँ ऐसे खंडों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो प्राइमर है, प्राइमर द्विशाखी की ओर 5 होता है और 3 अपोजिट होता है, तो 3 की ओर निर्माण होना, तो इसका यहाँ की ओर आता है, तो इसमें क्या होगा, खंडों में से निर्मित होता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, चलती जाएगी। और इसमें सतत निर्माण हुआ तो इसलिए इसको लैगिंग कहा। और इसमें क्या होता है, प्रधान श्रृंखला भी कहते हैं। और इसमें क्या हो, छोटे छोटे खंडों में हुआ तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लैगिंग या अनुगामी श्रृंखला कहते हैं, या फिर अनुगामी सूत्र कहते हैं। ये जो नई बनेगी अब इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में ये प्राइमर सभी जुड़े हैं तो ये श्रृंखला भी पूरी है नहीं। तो अब आगे जो प्रक्रिया होगी, आपको पता है कि प्रवेशांक का हटना, मतलब ये हट जाए और ये हटने के बाद यहाँ डीएनए भर जाए तो ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो अगली वही क्रिया होगी। तो देखो यहाँ देखते हैं कि जैसे ये प्राइमर है तो यहाँ को इनको हटाने के लिए जैसे यहाँ पहले क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जुड़ेगा तो इसको जो प्राइमर्स को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा। तो जैसे ये प्राइमर्स को क्या कर देगा, यहाँ से प्राइमर्स को हटा देगा। कौन हटा देगा, ये जो पॉलीमरेज। अब यहाँ भी है तो यहाँ से भी इसको क्या कर देगा, हटा देगा। प्राइमर्स को क्या कर देगा, यहाँ से भी हटा देगा। जब प्राइमर्स यहाँ से हट जाएंगे तो अब यहाँ गैप हो गया, और गैप हो गया तो यहाँ भी यही भरेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है यही यहाँ पर भरेगा। और किसको भरेगा, तो यहाँ डीएनए इसके अनुसार अनुपूरक यहाँ ये जो डीएनए है यहाँ भरेगा भी। लेकिन ठीक है, ये भर देगा, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा, देखो यहाँ हमने बनाया, अभी गैप रहेगा, ये जुड़ेगा नहीं। क्या नहीं होगा, बिल्कुल आपस में जोड़ नहीं सकता। तो यहाँ देखो, यहाँ भी गैप रहेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ भी रहेगा। मतलब जो प्राइमर्स की जगह भरे हैं यहाँ पर अभी क्या, थोड़ा गैप है। अब इस गैप को ये लाइगेज है, ये क्या है, लाइगेज। देखो तो यहाँ भी क्या है, यहाँ गैप है, यहाँ ए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने हटा दिया, लेकिन यहाँ अभी भी गैप है। तो अभी लाइगेज एंजाइम आएगा और इनको इन गैप जो एक जोड़े नहीं थे डीएनए के खंड, इनको भी क्या कर देगा, लाइगेज जोड़ देगा। तो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ जाएगा तो यहाँ भी आकर के लाइगेज जोड़ देगा। इस प्रकार से ये भी श्रृंखला हो जाएगी और पराकुंड फिर खोल जाएंगे।